प्रेजेंटिंग हिडन फिगर्स। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल मूवी है। ये मूवी, ये कहानी शायद आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा दे। ये फिल्म सन 2016 की टॉप 10 फिल्मों में से एक फिल्म है, जिसे ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ये कहानी शुरू होती है सन 1961 से। ये वो वक्त था जब काले और गोरों का भेदभाव अमेरिका में बहुत ज्यादा था। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए कई साल बीत चुके थे और अब हर देश धरती से निकलकर दूसरे ग्रहों पर जाना चाहता है। यहाँ पर 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। ये तीनों की तीनों अफ्रीकन अमेरिकन लेडी हैं। इनकी गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है और तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। ये उससे डर जाती है क्योंकि इस वक्त अफ्रीकन्स की, जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उन्हें बिना किसी गुनाह के भी जेल में डाल दिया जाता था। ये तीनों की तीनों नासा में काम करती हैं और जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये सब नासा में काम करती है, तो वो उनसे सख्ती से बात नहीं करता, बल्कि वो उनकी मदद करता है। क्योंकि ये वो वक्त था जब रशिया भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर लगा हुआ था और अमेरिका चाहता था कि उनसे पहले वो अंतरिक्ष में यानी कि चांद पर पहुंचे, और इसके लिए नासा में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। और ये तीनों नासा में ह्यूमन कंप्यूटर होते हैं, यानी कि ये नासा के लिए कैलकुलेशन का काम करते हैं। क्योंकि इस वक्त कंप्यूटर मशीन इतनी एडवांस नहीं थी कि उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। इसीलिए नासा अपनी सारी कैलकुलेशन के लिए बाहर से लोगों को हायर करता था। इन तीनों में से एक का नाम कैथरीन जॉनसन होता है, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत शार्प होती है। दूसरी का नाम मेरी जैक्सन। मेरी एक इंजीनियर बनना चाहती है। और तीसरी, जो इनकी सुपरवाइजर भी है, उसका नाम डोरथी होता है। वहीं नासा में ये दिखाया जाता है कि नासा का हर एक साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहा है कि कैसे किसी यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजा जा सकता है, यानी कि अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। और नासा की टेंशन और भी तब बढ़ जाती है जब ये काम रूस उनसे पहले कर देता है। दरअसल रूस अपने एक यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है और उसमें एक आदमी भी होता है, एक एस्ट्रोनॉट भी होता है, जिसका नाम होता है यूरी गैगेरिन। और ये इस दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में गया था, और ये हुआ था 12 अप्रैल सन 1961 को। और अब अमेरिका भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में भेजना चाहता है। इसके लिए वो कई प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो सब के सब फेल हो जाते हैं। इनके जो यहाँ पर नासा के डायरेक्टर होते हैं, उनका नाम होता है एल हैरिसन, और वो चाहते हैं कि रूस से पहले अमेरिका चांद पर जाए। लेकिन इसके लिए इन्हें एक ऐसा यान बनाना होगा जो आराम से पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा सके और उसी तरह से बिना किसी दुर्घटना के पृथ्वी पर वापस लैंड कर सके। अब एल हैरिसन को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो एनालिटिक ज्योमेट्री में मास्टर हो, और इन्हें ऐसा कोई एम्प्लॉय मिल नहीं रहा होता। पिछले 12 महीनों में ये ऐसे 12 लोगों को बदल चुके हैं और अब मजबूरी में कैथरीन को इन्हें इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ता है। आज से पहले यहाँ पर सिर्फ गोरों ने काम किया है और कैथरीन ऐसी पहली ब्लैक लेडी है जो इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आई है। जब वो अंदर जाती है, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तभी वहां पर काम करने वाला एक आदमी उसके बॉक्स के ऊपर डस्टबिन रख देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सफाई करने वाली है। पर जब वो ये बताती है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है, तो उसे सब के सब बहुत हैरानी से देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त कालों और गोरों के बीच में कितना भेदभाव था, लेकिन अब कैथरीन इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मैरी को दिखाया जाता है कि अब उसे स्पेस कैप्सूल हीट शील्ड टीम के साथ काम करना है, और इस टीम का काम होता है स्पेस कैप्सूल को सुरक्षित बनाना। स्पेस कैप्सूल उसे कहा जाता है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष में जाता है, और जब कैप्सूल वापस धरती पर आता है तो धरती के वातावरण से फ्रिक्शन होने से उस कैप्सूल की हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और हीट शील्ड का काम होता है उस गर्मी को, उस हीट को कंट्रोल करना। लेकिन कई बार परीक्षण करने के बाद भी, कई बार डिजाइन बनाने के बाद भी वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे होते। और जब मैरी अपने सीनियर के साथ उस डिजाइन को देखती है, तो वो एक बार में बता देती है कि उसमें क्या कमी है। उसका सीनियर बोलता है कि इंजीनियर के दिमाग वाले को इंजीनियर ही होना चाहिए।
मैरी बोलती कि मैं एक निग्रो लड़की हूँ और मैं असंभव की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर निग्रो लोगों को यानी कि ब्लैक लोगों को इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन नहीं दिया जाता। उसका सीनियर बोलता है कि मैं पोलैंड का एक यहूदी हूँ, मेरे माँ बाप को नाजी कैंप में मार दिया गया था और आज मैं यहाँ पर खड़ा होकर एस्ट्रोनॉट्स को सितारों की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी नामुमकिन से कम नहीं है। वो मैरी से बोलता है कि अगर तुम व्हाइट होती तो क्या तुम इंजीनियर बनना चाहती? वो कहती कि अगर ऐसा होता तो मैं आज इंजीनियर बन चुकी होती। वही डोरोथी जो यहाँ पर सुपरवाइजर का काम संभालती है, दरअसल वो ऑफिशियली सुपरवाइजर नहीं है। पुराने सुपरवाइजर के काम छोड़ने के बाद उसका सारा काम डोरोथी संभालती है, लेकिन उसे सैलरी सुपरवाइजर की नहीं मिलती। और जब वो इस बात के लिए मिसेस मिचेल से बात करती है तो वो उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। यहाँ पर डोरोथी को ये भी पता चलता है कि नासा में अब IBM कंप्यूटर आ रहा है और अगर एक बार वो एक्टिव हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग कैलकुलेशन करते हैं उन सब की नौकरी चली जाएगी। और वो ये बात कैथरीन और मैरी को लंच टाइम में बताती है, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई इंसान तो चाहिए होगा और अब एक ही रास्ता है कि हमें इस काम को सीखना होगा। तभी वहां पर मिसेस मिचेल आ जाती है और वो मैरी को बोलती कि जो तुमने इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास जरूरी डिग्री नहीं है। मैरी कहती है कि मेरे पास मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस की बैचलर डिग्री है जो अधिकतर इंजीनियर्स के पास होती है। मिसेस मिचेल कहती है कि लेकिन हमें इस पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एडवांस कोर्स की डिग्री भी चाहिए और ये हमारे क्राइटेरिया में है। इसे मैं डिसाइड नहीं करती बल्कि नासा करती है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और अब अगर मैरी को ये पोस्ट हासिल करनी है तो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे और जो सर्टिफिकेट उसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मिल सकता है वो यहीं पर पास में एक हैम्पटन हाई स्कूल होता है, वहां से भी मिल सकता है, लेकिन वो स्कूल सिर्फ गोरों के लिए होता है। हालांकि ये लॉ ऊपर से नहीं होता, लेकिन इस कानून को कोई भी नहीं मानता कि वहां पर ब्लैक लोग भी अपने सर्टिफिकेट, डिग्री या एजुकेशन कर सकते हैं। इसीलिए आज तक हैम्पटन हाई स्कूल में कोई भी ब्लैक इंसान नहीं गया। लेकिन मैरी किसी भी हालत में वहां पर एडमिशन लेके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी करना चाहती है, इसीलिए वो कोर्ट में जाती है क्योंकि अगर जज ने उसे वहां से ग्रीन चिट दे दी तो उसे वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। जज उसे कहता है कि तुमने एडमिशन के लिए पिटीशन दर्ज की है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हैम्पटन हाई स्कूल गोरों का स्कूल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन वर्जीनिया अभी भी काले और गोरों का रंग भेद करने वाला राज्य है। मैरी कहती कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती कि आप अपने परिवार में पहले थे जो यूएस नेवी में गए, आप पहले थे जो यूनिवर्सिटी गए और आप पहले स्टेट जज बने जिसे 3 गवर्नर्स ने चुना। जज कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं? वो कहती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान पहली बार कोई पहला काम करता है तो उसे ये दुनिया हमेशा याद रखती है, चाहे वो चांद पर जाना हो या कोई और काम हो। वो कहती है कि आज से पहले कोई भी ब्लैक इंसान गोरों के स्कूल में नहीं गया और अगर मैं ऐसा करती हूँ और आप ये फैसला सुनाते हैं तो आपका नाम इतिहास हमेशा याद रखेगा। जज उसकी इस बात से इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ नाइट क्लासेस में जा सकती हो। और इस बात से मैरी को खुशी होती है क्योंकि अब वो नासा में इंजीनियर बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ डोरोथी अब IBM मशीन को समझना चाहती है, उसकी प्रोग्रामिंग सब कुछ सीखना चाहती है ताकि वो उसे ऑपरेट कर सके। और वो इसके लिए लाइब्रेरी से बुक चुरा के ले आती है क्योंकि जिस लाइब्रेरी में वो बुक होती है वहां पर ब्लैक लोगों को जाना मना होता है। इस वक्त में ब्लैक लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। बस में उनके लिए सीट्स अलग होती थी, उनके टॉयलेट्स अलग होते थे, वो हर जगह नहीं जा सकते थे जहां पर गोरे जा सकते थे। लेकिन अब डोरोथी के पास वो बुक है जिससे वो IBM मशीन को समझ सकती है और वो उसे पढ़ना शुरू करती है। और साथ ही साथ वो जो सीखती है वो अपनी टीम को भी सिखाती है क्योंकि वो जानती है कि एक बार ये मशीन चलना शुरू हो गई तो यहाँ पर किसी भी ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होगी जो कैलकुलेशन करता है, क्योंकि IBM मशीन सब कुछ खुद ही कैलकुलेट कर लेगी। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को जो उसके अंदर काम करती है, जो सारी फीमेल्स ब्लैक हैं और जिनकी जॉब जाने वाली है, वो उन्हें IBM मशीन के बारे में पढ़ाना समझाना शुरू कर देती है।
वही कैथरीन हैरिसन जो कि यहाँ का डायरेक्टर है, उसके अंदर जो टीम होती है उसके साथ एनालिटिक ज्योमेट्री का काम करती है, लेकिन वहां पर उसके साथ बहुत भेदभाव हो रहा होता है क्योंकि वो अपने ग्रुप में अकेली निग्रो औरत होती है। उसके लिए कॉफी की केटल अलग से लगाई जाती है क्योंकि उनका स्टाफ नहीं चाहता कि जहां से कॉफी वो लोग पीते वहां से कैथरीन भी पिए। साथ ही साथ कैथरीन को यहाँ से वॉशरूम 800 मीटर दूर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो वॉशरूम होता है वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए होता है। लेकिन कैथरीन अपने काम में बहुत शार्प होती है। हालांकि उसे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, लेकिन बावजूद इसके वो एक ऐसी कैलकुलेशन बोर्ड पर करती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हैरिसन उसे अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया? वो कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए उसके आधार पर ये पता चलता है कि आपके आज तक के सारे टेस्ट फेल क्यों हुए। आपका रॉकेट सब कुछ ठीक है, लेकिन कैप्सूल के भार को वो अंतरिक्ष तक पहुंचा ही नहीं सकता। हैरिसन बोलता है कि तुमने सब कुछ पता कर लिया इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो पूरे भी नहीं है। वो कहते हैं कि इनमें सब कुछ लिखा हुआ है और वो हैरिसन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। हैरिसन को ये भी लगता है कि कहीं ये रूस की जासूस तो नहीं है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये रूसी नहीं है। इसके बाद हैरिसन ऑर्डर देता है कि इससे कोई भी बात नहीं छुपाई जाए, इसको पूरा डेटा बताया जाए। हालांकि उसके साथ के लोग नहीं चाहते, लेकिन हैरिसन किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है। लेकिन हैरिसन देखता है कि कैथरीन कई बार उठकर अपने डेस्क से चली जाती है और वो बहुत देर बाद आती है। और जब हैरिसन पूछता है कि तुम बार बार यहाँ से गायब क्यों जाती हो, वो कहती है कि मैं बाथरूम गई थी। हैरिसन बोलता है कि बाथरूम, वो भी 40 मिनट तक, क्या करती हो तुम वहां पर? वो कहती है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई बाथरूम नहीं है। मेरा बाथरूम यहाँ से 800 मीटर दूर यानी कि आधा मील दूर है और वहां से आने जाने में मुझे 40 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों को यहाँ से साइकिल ले जाने की भी इजाजत नहीं है। मैं उस पॉट की कॉफी पीती हूँ जिस पर आप हाथ भी नहीं लगाना चाहते। हैरिसन को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होता। वो उसके पॉट से वो स्टिकर निकाल देता है जिस पर ये चिट लगा होता है कि ये काले लोगों के लिए, और इसके बाद वो वॉशरूम के बाहर जाता है जहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग जा सकते हैं। हैरिसन उसे उखाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी जा सकता है क्योंकि नासा में सिर्फ हुनर की जबान बोली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोरोथी भी अब आईबीएम की पूरी जानकारी ले चुकी है और आईबीएम मशीन अब नासा में आ जाती है। लेकिन जब नासा वाले उसे स्टार्ट करते हैं तो उनसे स्टार्ट नहीं होती, और जब वो वहां से चले जाते हैं तो डोरोथी वहां पर आती है और वो उसे स्टार्ट कर देती है। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि डोरोथी के पास आईबीएम की नॉलेज है और बाद में डोरोथी को यहाँ का सुपरवाइजर बना दिया जाता है। लेकिन डोरोथी एक शर्त रखती है। वो कहती है कि उसके साथ जो उसके 30 को वर्कर्स हैं उसे उनके साथ यहाँ पर काम दिया जाए क्योंकि उन सबको आईबीएम की नॉलेज है। डोरोथी ने सबको सब कुछ सिखा दिया होता है और मिसेस मिचेल उसकी शर्त को मान लेती है। वो डोरोथी को यहाँ का सुपरवाइजर बना देते हैं और साथ ही साथ मिसेस मिचेल पहले डोरोथी को सिर्फ डोरोथी बोलती थी, लेकिन अब वो उसका नाम इज्जत से लेती है। वहीं नासा से पहला एस्ट्रोनॉट अब पृथ्वी की ऑर्बिट पर जाने के लिए तैयार है और उसका नाम होता है जॉन ग्लेन। कैथरीन कहती है कि मैं इस पर अभी से काम करना चाहती हूँ। उसके जो डायरेक्टर होते हैं जिनका नाम हैरिसन है, वो कहते हैं कि ये नंबरों को सही जगह लगाने का काम नहीं है, बल्कि हमें एक नया गणित इजाद करना होगा। कैथरीन कहती है कि मैं कर सकती हूँ। हैरिसन उसके पिछले काम को देखकर उसे इजाजत दे देते हैं। अब ये लॉन्च तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसे वापस लाना, और इसे ये एक नाम देते हैं गो नो गो, यानी कि जाओ न जाओ। नासा के मुताबिक इनका कैप्सूल जिसके अंदर जॉन ग्लेन होंगे, जब वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होगा तो उसकी गति को सही समय पर और सही तरीके से कम करना होगा, और जो चक्कर वो अंडाकार तरीके से लगा रहा है उसे इन्हें सेमी सर्कल में डिवाइड करना होगा और उसके बाद उसे वापस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। और ये गणना बिल्कुल सटीक होनी चाहिए क्योंकि अगर ये वक्त से पहले उसे पृथ्वी के अंदर दाखिल करते हैं तो उसमें हीट बढ़ जाएगी, उसमें आग लग जाएगी, और अगर इन्हें देर हो गई तो वो पृथ्वी के कक्ष में दाखिल हो ही नहीं पाएगा और लगातार अंतरिक्ष के चक्कर लगाता रहेगा। और ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जिसे नाम देते हैं गो नो गो, यानी कि जाओ न जाओ।
अब कैथरीन अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन उसे यहाँ काम में एक प्रॉब्लम और हो रही होती है, क्योंकि बार बार एक कैप्सूल का वजन, उसके लॉन्च का टाइम, जगह बदल रहे होते हैं, जिस वजह से मैथमेटिक्स की पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है और जो भी काम कैथरीन करती है वो सब खराब हो जाता है। कैथरीन मिस्टर हैरिसन को बोलती है कि मैं भी ब्रीफिंग में जाना चाहती हूँ। हालांकि आज से पहले कोई भी फीमेल इस ब्रीफिंग में नहीं गई, लेकिन मिस्टर हैरिसन उसे अलाउ कर देते हैं और यहाँ पर जॉन ग्लेन भी होते हैं, जो वो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कैप्सूल में बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले हैं। और जब वो कैथरीन की कैलकुलेशंस को देखते हैं तो वो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि कैथरीन अपने काम में बहुत शार्प होती है। लेकिन अभी भी जो इनकी कैलकुलेशन का तरीका होता है उससे ये बिल्कुल सटीक आंकड़े नहीं पा रहे होते। और कैथरीन बताती है कि शायद हमें नए गणित की जरूरत ही ना पड़े, पुराने से काम चल जाए। वो बताती है कि ऑयलर पद्धति ये एक मैथमेटिक्स का पुराना तरीका है जो बिल्कुल सटीक नंबर, सटीक आंकड़े देता है। और जब कैथरीन उस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करती है तो मिस्टर हैरिसन बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मिल गया। वहीं दूसरी तरफ मैरी अब इंजीनियरिंग की क्लासेस के लिए जाने के लिए तैयार है और उसके हस्बैंड, जो पहले उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, जो ये बोलते थे कि ये सब बेवकूफी, ये हो ही नहीं सकता, अब वो भी उसके साथ है। और जब मैरी क्लास में जाती है तो वहां पर एक भी लड़की नहीं होती और ना ही कोई ब्लैक होता है, क्योंकि आज से पहले इस जगह पर कोई भी ब्लैक स्टूडेंट नहीं आया। और जब वो अपना एडमिशन फॉर्म अपने टीचर को देती है तो सभी स्टूडेंट्स और टीचर हैरान हो जाते हैं। लेकिन कैथरीन अब इस कोर्स का हिस्सा है और जो सपना उसने कभी देखा था वो सच होने वाला है। अब नासा में IBM मशीन शुरू हो चुकी है, जिसे डोरोथी और उसकी पूरी टीम ऑपरेट करेगी। और इस मशीन के शुरू होने के बाद मिस्टर हैरिसन कैथरीन को बुलाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास IBM मशीन है और ये एक कंप्यूटर दिमाग है जिसे इंसान का दिमाग मैच नहीं कर सकता। इसीलिए अब हमें इस डिपार्टमेंट में इंसानी कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। हालांकि मिस्टर हैरिसन ऐसा नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि कैथरीन बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बहुत सारे फैसले उनके हाथ में नहीं होते। वो कैथरीन को सॉरी भी बोलते हैं। कैथरीन कहती है कि मैं समझती हूँ और कैथरीन को उसके पुराने डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। और अब वो दिन आता है जब पृथ्वी की कक्षा से बाहर एक इंसान जिसका नाम जॉन ग्लेन है वो जाएगा। लेकिन जब ये लैंडिंग की गणना उसकी कैलकुलेशन को चेक करते हैं जो IBM मशीन से मिली होती है, तो वो कल के मुकाबले आज बिल्कुल अलग होती है। इस बात से मिस्टर हैरिसन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक नहीं हुई तो ये लॉन्च नहीं कर सकते, जिसका पूरा दुनिया इंतजार कर रही है। मिस्टर हैरिसन जॉन ग्लेन को कॉल करके बताते हैं कि कल के मुकाबले नंबर आज अलग है। जॉन ग्लेन कहता है कि वो लड़की जिसका नाम कैथरीन है, अगर वो बोल दे कि नंबर सही है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसका दिमाग तेज है, वो अपने काम में शार्प है। और मिस्टर हैरिसन जो उनके पास आंकड़े होते हैं उसे चेक करवाने के लिए कैथरीन के पास भेजते हैं। कैथरीन उसकी पूरी कैलकुलेशन करके मिस्टर हैरिसन के पास जाती है और उसकी कैलकुलेशन के आधार पर अब लॉन्च हो जाता है। और कर्नल जॉन ग्लेन, जो कि एक कैप्सूल में जिसका नाम फ्रेंडशिप 7 है, उस पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहे। वो अंतरिक्ष में है और वो पहले अमेरिकन बनते हैं जो ऐसा करते हैं। और ये दिन होता है 20 फ़रवरी 1962। लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आते हैं तो एक पल ऐसा भी आता है जब उनका कैप्सूल रडार से गायब हो जाता है। नासा के सभी एम्प्लॉयज परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा से रडार में आ जाते हैं। और इस तरह से नासा का ये प्रोजेक्ट, ये मिशन पूरा हो जाता है, जिसमें कैथरीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी वजह से कैथरीन को उसकी पोजीशन वापस मिल जाती है, यानी कि वो मिस्टर हैरिसन के साथ उसी डिपार्टमेंट में काम करेगी जहां पर उसने इस पूरे प्रोजेक्ट में काम किया होता है। और साथ ही साथ डोरोथी, जो कि अब एक सुपरवाइजर है, और मैरी, जिसने अब इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है और वो अब नासा में इंजीनियर है। साथ ही साथ अपोलो 2 मिशन, जो कि चांद पर जाने का मिशन होता है, उसमें भी कैथरीन ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। और सन 2016 में नासा ने कैथरीन जी जॉनसन के नाम से एक कंप्यूटेशनल बिल्डिंग बनाई, जो कि उनके काम को देखते हुए उन्हें सम्मान दिया गया था। और 97 की एज में कैथरीन को द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो इस तरह से इन 3 फीमेल्स ने उस वक्त, जिस वक्त कालों और गोरों का इतना बड़ा भेदभाव था, इन तीनों ने अपने टैलेंट से न केवल उन सबको काले और गोरे का भेदभाव भूलने पे मजबूर किया, बल्कि उन सबको इन्हें सम्मान भी देना पड़ा। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इंसान के अंदर टैलेंट है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। लेकिन किसी भी काम में टैलेंट सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो मेहनत करने से आता है, फैसले लेने से आता है, जिंदगी से लड़ने से आता है। और अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो ये दुनिया चाहकर भी उसे नकार नहीं सकती, क्योंकि टैलेंट ही एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में अमीर गरीब, ऊंच नीच, पढ़ा लिखा अनपढ़, इन सब को मिटा देती है। तो ये थी कहानी हिडन फिगर्स की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $236 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। Our YouTube channel offers a whirlwind of excitement, laughter, and mind-blowing movie stories, reviews, and recaps that will leave you craving for more. Buckle up, hit that subscribe button, and be a part of the electrifying viral videos channel on YouTube. Welcome to the thrilling world of online entertainment.